एक और मैच, एक और लो स्कोरिंग गेम और सेम वही रिजल्ट, कुछ भी चेंज नहीं। वही कप्तानी, वही कोचिंग, वही बैटिंग अप्रोच और वही परफॉर्मेंस, वही बॉलिंग अच्छी, वही सारी चीज़ें रिपीटेटिव, लेकिन और रिजल्ट भी बिल्कुल वही। जी हाँ, जो लगातार रिजल्ट टीम के साथ जुड़ता रहता है। बात यहाँ पर हम नेपाल की कर रहे हैं, लेकिन एन सबसे पहले यहाँ पर कहना होगा 24 घंटे के अंदर गेरार्ड रासमस ने अपनी कप्तानी को अचानक से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तब्दील किया है। जिस खराब कप्तानी की हम कल बात कर रहे थे, यहाँ पर आज उतनी ही बेहतर कप्तानी हुई है। आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, कल के मुकाबले आज कमज़ोर टीम थी, लेकिन टीम कैसी भी हो आपको कप्तानी अपनी बेहतर रखनी ही होती है। ये नहीं कि आप टीम थोड़ी सी कमज़ोर हो तो आपकी कप्तानी जैसे जैसे काम चल जाएगा। आज गेरार्ड रासमस 19 पे 20 साबित हुए हैं अपनी कप्तानी से, कई कई जगहों पर वो रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले करेंगे यहाँ पर टॉस को लेकर। टॉस में पहले नामी ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला लिया। जी हाँ, बैटिंग का उन्होंने फैसला लिया और फैसला कहीं ना कहीं किस तरह से देखते हैं आप। शुरू के 10 ओवर की अगर हम बात करें, पहले बॉलिंग में करण केसी और सोमपाल कामी ने बॉलिंग कराई। बिल्कुल, और कहना होगा कि जिस तरीके से बॉलिंग रही शुरू के 10 ओवर में, बिल्कुल अप टू द मार्क रही नहीं। करण केसी और सोमपाल कामी ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई, बहुत सारा बॉल को आप पहले ही पिच करा दे रहे हैं, आगे खिला नहीं रहे, बैट्समैन को स्लिप ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग बॉल नहीं हुई। बहुत सारा शुरू के 10 ओवरों में लगा ही नहीं कि ये कुछ डिफरेंट कंडीशन में आप खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक अलग कंडीशन है जहाँ पर बॉल हिल नहीं रही, स्विंग नहीं होगी। उम्मीद ही नहीं है कि बॉल आप अगर आगे कराएं इस कंडीशन में तो स्विंग आपको मिलेगा ज़रूर, पर कोई कराने का जज्बा ही नहीं दिखा। बॉल डाली नहीं गई, स्लिप में लगाया क्यों स्लिप, ये भी समझ में नहीं आया शुरू के 10 ओवर में। 10 ओवर शुरू के बहुत ही एक खराब गए नेपाल के लिए, अगर कहा जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि करण और सोमपाल ने, अगर आप 2 स्लिप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्लेयर्स को ड्राइव के लिए मजबूर करना होगा, लेकिन बॉल बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। हार्डली ही कोई बॉल उस तरीके की होगी। आप शॉर्ट बॉल रख रहे हैं, आप बॉल को पटक दे रहे हैं, आप लेग साइड पे बॉल रख रहे हैं और आपने 2 स्लिप ले रखी है, तो ये पूरी तरह से समझ से परे है। शुरू के 10 ओवर की बात करें तो पूरी तरह से बैकफुट पे थी नेपाल की। अगर हम बात करें वहाँ पर, उसके बाद जो 11 से 40 ओवर के बीच का फेस आया है, वहाँ पर संदीप लामिछाने की जब एंट्री हुई है, जैसे कि उम्मीद थी कि वो अपनी गुगली और स्किड होती हुई बॉलों से काफ़ी परेशान कर सकते हैं नामीबियन टीम को स्पिनर्स के रूप में, और वो उन्होंने कहीं ना कहीं करके दिखाया। बिल्कुल सही, और बहुत ही शानदार शुरू के उन्होंने 5 ओवर डाले हैं। शुरू के 5 ओवर उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए और विकेट भी उन्होंने 2 लिए थे। बहुत शानदार बॉलिंग रही है उनकी। आप देखिए, ज़्यादातर उन्होंने इस्तेमाल किया विकेट टू विकेट, तो खैर रखा ही उन्होंने। लेग स्पिन का भी इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि लेग स्पिन का इस्तेमाल ही नहीं किया, बहुत बार मिस भी हुए हैं। और गुगली का भी जो विकेट मिले हैं, मोस्टली वो गुगली में ही मिले हैं। अगर आप सबने मैच देखा ही होगा खैर, और आपने बॉलें देखी होंगी, तो गुगली पर ही उन्हें मोस्टली विकेट मिला है। अंदर आती हुई बॉल, लेग स्पिन पर उन्हें कम विकेट मिला है। तो इस विकेट पर उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान के अकॉर्डिंग अब विकेट डाला है कि ज़्यादा गुगली पर उन्होंने रखा, स्किड किया बॉल को। ये अच्छा था। संदीप लामिछाने ने अपना काम ज़रूर किया। मिड फेस पे दीपेंद्र सिंह ऐरी को लगाया, बॉलिंग वहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश ज़रूर हुई है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं प्रेशर बनाने की, अगर बात करें तो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर जिन्होंने एक इनिंग खेल कर कहीं ना कहीं अपनी टीम को बहुत ही मुसीबत से निकाला है, और यहाँ पर दिल्ली क्रिकेट अपने उस बयान पे अभी भी कायम है कि आप थर्ड पेसर की अहमियत अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। थर्ड पेसर आखिर खिलाने में प्रॉब्लम क्या है, स्पेशलिस्ट पेसर खिलाने में प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आपको पता है कि आप 200 क्रॉस करते ही आपकी बैटिंग में वो दमखम नज़र नहीं आता, आपकी बैटिंग स्ट्रगल करती हुई नज़र आती है चेज में, तो आपको जितना कम स्कोर हो उतने में रोकना होगा अपनी टीम को, और उसके लिए आपको बॉलिंग को और ज़्यादा धार करने की ज़रूरत है। जब आप सामने वाली टीम को देखिए, डेविड वीस और ट्रम्पलमैन, उन्होंने इन दोनों ने शुरू में बॉलिंग कराई, यानी 2 पेसर उनके ये हो गए, और थर्ड पेसर यान फ्रेलिंग उनके लिए रहे थे। और यान फ्रेलिंग जैसी बॉलिंग कराई है आज, वो सबके सामने है कि किस तरह की बेहतरीन बॉलिंग यान फ्रेलिंग, उस पर हम जरूर बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर लॉफ्टी डॉन की इनिंग को यार आप किस तरह से देखते हैं? बहुत क्रूशियल इनिंग वो खेल रहे हैं और लगातार टीम के कंट्रीब्यूशन में हेल्प हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया जे स्मिथ के साथ और डेविड वीज़ा के साथ, गेरार्ड रासमस के साथ, उनकी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन रही। इसी के बदौलत यहाँ पर नामीबिया 220 पहुँचा है, और बहुत ही शानदार उन्होंने छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर उनको पता था कि नेपाल की बॉलिंग थोड़ी बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी नेपाल बॉलिंग करा ज़रूर रही है, और इसी के साथ छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर उन्होंने इतना स्कोर कर दिया सबने मिलकर कि बहुत कम्पिटिटिव हो जाए। और नेपाल के सामने 200 अबव काफ़ी हो जाता है वैसे भी, अगर नेपाल आपके सामने खेल रही हो। वही उन्होंने किया, 220 तक पहुँचाया, ऑल आउट ज़रूर हुए।
ओवर बचे थे वहाँ पर, यहाँ और एड ऑन हो सकते थे। बैट्समैन इतने अप टू द मार्क नहीं खेले हैं नामीबिया के, इतना स्कोर कुछ नहीं था। ये अगर कोई और टीम यहाँ पर सामने होती तो इतना नहीं था, पर फिर भी थोड़ा बहुत चिप इन कर नीचे के लोअर ऑर्डर ने और लॉरेंस ने ऊपर से 41 रन बनाकर स्कोर को बेहतर करने की कोशिश जरूर करी। उसके बाद 221 रन के चेस की अगर हम बात करें तो किसी भी हाल में इतना आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था। खास करके नेपाल की जो हम स्ट्रगलिंग बैटिंग लाइनअप को जब भी देखते हैं चेस करते हुए क्या हाल उस टीम का रहता है। खैर उसको देखते हुए और उसके ऊपर से नामीबिया की जो बॉलिंग अटैक है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन है इस 220 रन के चेस को लेकर। तो सबसे पहले कुशल और आसिफ हमेशा की तरह ओपनिंग जोड़ी आए और कहना होगा अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बखूबी उस फेज को निकाला भी। यहाँ दोनों ने दोनों को मिलाकर सिर्फ एक ड्राइव उन्होंने खेला था जो कि कवर्स या पॉइंट्स के क्षेत्र पर गया था, जो चौका गया था। उसके अलावा मोस्ट ऑफ द बॉल्स दोनों ने ही लीव करने की कोशिश की, काफ़ी बॉल लीव की। आसिफ ने भी बॉल लीव की और कुशल ने भी बॉलें लीव की, लेकिन वही है कि पेशेंस आप कितनी देर तक रख पाते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है और उसी को हम 50 ओवर क्रिकेट कहते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहली चूक जो हुई वो हुई आसिफ से, जब फ्राइलिंग की एक बॉल पे उन्होंने चौथे पांचवें स्टंप पे जाकर बॉल को चेस, जबकि वो छठे स्टंप पे आप कह सकते हैं बॉल को जबरदस्ती जाकर, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, चेस किया और सीधा कैच थमा बैठे पॉइंट की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं पहला विकेट वहां पर आसिफ के रूप में गिरा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और बहुत जिस काम को आपको नहीं करना था, जो हम लगातार कह रहे थे और आपको खुद को ये समझ होनी चाहिए, वही आपने किया। आप बाहर जाते हुए बॉल को चेस करते हुए गए और अपना विकेट गंवा बैठे। उसके बाद यार चलिए एक विकेट गया तो गया, उसके बाद कुशल गुरतेल का विकेट को आप किस तरह से देखते हैं, जबकि उस ओवर में एक बाउंड्री आ गई थी उसके बावजूद? बिल्कुल, ये बिना कहना होगा कि ऊपर के बैट्समैन जो है वो जिम्मेदारी लेना नहीं जान रहे हैं और ये टीम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत ज़्यादा ये मुश्किल में डाल रहा है टीम को कि बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी लेके नहीं खेल रहे। कुशल गुरतेल उसका एक और एग्जांपल अब सामने आ गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेला, चौका आने के बावजूद आपको देखना होगा कि अभी विकेट गिरा है, अभी टीम को मुझे संभालना है, अभी तुरंत अगर मैं भी ऐसे शॉट खेलने लग जाऊंगा तो फिर टीम को नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में नहीं है और कब आएंगी ये सब चीज़ें कुछ भरोसा नहीं है। इतना ख़राब शॉट था, क्या बोलेंगे उस शॉट के बारे में, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस शॉट के लिए। बाउंड्री आया, रन आ रहे हैं, विकेट गिरा है, अभी संभलना है टीम को, कुछ नहीं है। बस मुझे तो आउट करके जाना है, शायद यही प्रायोरिटी नज़र आती है ज़्यादा बिल्कुल प्लेयर्स की, बैट्समैन। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप रन रेट के हिसाब से खेलना अभी तक नहीं सीख रहे हैं। कितने मैचेस होने के बावजूद भी एक बॉल पहले ही आपने बर्नार्ड स्कॉल्स की बॉल पे एक चौका मारा, उसके बावजूद भी वो शॉट जो आप खेलने के लिए गए वो किसी भी हाल में उसकी जरूरत नहीं थी। आपका बैलेंस बिगड़ा और आप स्टंप हो गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही पुअर यहाँ पर कहूँगा मैं सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन था कुशल गुरतेल और आसिफ शेख की तरफ से। ओपनर्स की बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद यार अगर यहाँ पर बात करें हम रोहित पुड़ैल के बारे में, रोहित पुड़ैल यहाँ पर रन आउट हुए, कहना होगा जबरदस्त थ्रो ग्रांड रासमस का वहां पर था, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आज पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा ना, पूरी तरह से रोल में इन्वॉल्व नजर आया आज ग्रांड रासमस। उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि आज तो उनके सामने 220 नहीं बल्कि उन्होंने शायद बोर्ड में 320 टांगे हैं। इतनी कॉन्फिडेंट नजर आई। जैसे ही एक विकेट नेपाल का गिरा उसके बाद पूरी तरह से नामीबिया की जो टीम है उनका बॉडी लैंग्वेज है वो देखते ही बनता था और पूरी तरह से चढ़ते हुए नजर आए। और रोहित पुड़ैल एक सिंगल चलाने के चक्कर में वहां पर रन आउट होते हुए नजर आए। रोहित पुड़ैल का जो खराब रन का जो सिलसिला अभी चल रहा है, जहाँ कहना हो रहा है कि दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ साथ रोहित पुड़ैल का भी अभी कुछ फिलहाल से खराब सिलसिला रनों का लगातार जारी है। उसके बाद की विकेट की मैं बात करूँ, यहाँ दीपेंद्र सिंह ऐरी एक और लगातार फेलियर, सीधा हाथ कैच ग्रांड रासमस को। दीपेंद्र सिंह ऐरी की बैटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या प्रॉब्लम चल रही है? नहीं देखिए, क्या कहें, बहुत वक्त हो गया है और दीपेंद्र सिंह ऐरी अभी भी 30 क्रॉस नहीं कर पाए, इस शायद 25 भी क्रॉस नहीं कर पाए इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। अगर बात करें कुछ कहने को नहीं है, उन्हीं का फेलियर है, उन्हीं को संभालना है। टीम को देखना होगा, कोच और कप्तान को देखना होगा कितने मौके आप देना चाहते हैं या फिर मौक़ों को आखिर हो क्या रहा है। इतने अच्छे प्लेयर हैं ये, इतने अच्छे ऑलराउंडर हैं, T20 में शॉर्टर फॉर्मेट में इतना अच्छा खेलते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में आके ये हाल हो रहा है। तो ज़रूर बात करनी चाहिए कोच और कप्तान को, उनके साथ बैठ कर या क्या प्रॉब्लम है कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ से तो समझ में आ रही है साफ, पर
आखिर प्रॉब्लम क्या है, बातचीत कर ही हो सकता है ऐसे। अब वो अपनी प्रॉब्लम बताएं कि हाँ मुझे इस बैटिंग में दिक्कत हो रही है, इस डाउन में दिक्कत हो रही है, उस चीज़ को फिर क्लियर किया जाए कोच और कप्तान द्वारा, वरना ये चलता रहेगा ऐसे ही दीपेंद्र सिंह हैरी अगर इसी डाउन पर भेजते गए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस दीपेंद्र सिंह हैरी का लगातार जारी है, जिसकी आप सबको पता ही है। बात ये होती है कि चलिए आप 25-30 पहुंचे हैं, 35 पहुंचे हैं, आपने कंट्रीब्यूट किया, वो कंट्रीब्यूशन तक नहीं आ रहा, जबकि 30-35 जबकि 25-30 भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है वनडे क्रिकेट में एक वन डाउन सेकंड डाउन बैट्समैन की तरफ से। जब 25-30 रन मारने के लिए आपको टीम में थोड़ा ले जाता है वनडे में, अगर मैं बैट्समैन की खासकर मिडिल ऑर्डर की बात करूं, लेकिन फिर भी वो भी कंट्रीब्यूशन अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है दीपेंद्र सिंह हैरी की बैटिंग को लेकर। उसके बाद देव खन्ना की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ बेहतरीन यहाँ पर कप्तानी और यान फैलिंग की मैं यहाँ पर तारीफ जरूर करना चाहूँगा। आरिफ शेख पे वो उन्होंने जो विकेट कीपर है उन्हें आगे नहीं रखा, लेकिन जब देव खन्ना ला रहे थे उन्होंने विकेट कीपर आगे रखा और उसको उनका प्रॉफिट मिला और वो एलबीडब्ल्यू हो गए। बिल्कुल, आप ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब बॉल ज़्यादा मूव ना कर रही हो या आपको प्लेयर स्ट्रगल कराना हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप कीपर को ऊपर बुलाएं। अक्सर ये स्लोअर जिनकी ज़्यादा बॉलिंग में स्पीड नहीं होती है वो ज़रूर ऐसा करते हैं, और ये बहुत अच्छा एक प्लान होता है। जो ज़्यादा फुट मूवमेंट करते हैं उनके खिलाफ ये प्लान ज़्यादा कामयाब होता है, इस चीज़ को देखा जाता है। तो देव खन्ना के खिलाफ कामयाब रहे फ्राइलिंग, और क्योंकि देव खन्ना काफ़ी टाइम से जमे हुए भी थे तो फ्रीली रन बनाने की कोशिश कर रहे थे, सिंगल विंगल लेने की, पर उन्होंने ऐसा स्टॉप लगाया कि सीधा एलबीडब्ल्यू हुआ। बहुत ही अच्छा प्लान फ्राइलिंग ने रखा देव खन्ना के सामने। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको दाद देनी होगी नामीबिया की भी, नेपाल की बैटिंग कितनी भी खराब रही हो, लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह की फील्ड प्लेसमेंट लगाई, इस तरह की अटैकिंग अप्रोच जो रखा नामीबिया ने, वो भी बहुत काबिल तारीफ था, या नामीबिया की तारीफ जरूर बनती है। एंड इसके बाद तो ये फेस चलता रह गया, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि आप आरिफ शेख को इतना नीचे भेजते हैं, वो फॉर्म में है, उनको अगर आप ऊपर लाएं, दीपेंद्र को अगर आप नीचे लेके जाए, दीपेंद्र के पास कम बॉल अगर आप दें तो कुछ बेहतर हो सकता है। आप आज फिर वही हुआ, आरिफ एक तरफ खड़े के खड़े रह गए और उनके सामने कोई 30-35 बॉलिंग में उनका साथ कोई योगदान दे नहीं पाया। सब आए एक एक करके, आदिल आए, बशीर आए, उसके बाद सोमपाल आए, करण केसी आए, सब ने 5-10 रन 10-15-20 बॉलें खेली और आरिफ को अकेला टाटा बाय बाय करते हुए चले गए, और वो अकेले 50 रन पर दूसरी तरफ नॉट आउट ही खड़े रह गए। एंड यहाँ पर एक चीज मैं आपसे क्लियरली पूछना चाहूंगा, बैटिंग अप्रोच को देखकर आपको क्या लगता है? 15 ओवर में 50 रन हुए थे नेपाल की टीम के, जो टीम 220 चेस कर रही है। 29 या 30 ओवर में 100 रन हुए थे इस टीम के। आप खुद अंदाजा लगाइए, इतना स्लो अप्रोच, ना कोई स्ट्राइक रोटेट करना, ना आखिर डर किस बात का है रन्स निकालने में? कोई ऐसी भी आउटस्टैंडिंग या फिर खतरनाक बॉलिंग, कोई ऐसा नहीं है कि क्लाउडी हो गया और एंडरसन सामने से बॉलिंग कराते हुए आ रहे हैं तो भैया हाँ भाई बल्ला भी लगाना मुश्किल हो रहा है, ये भी नहीं था। इतनी भी खतरनाक बॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अटैक नहीं करना, रन बॉल ना खेल पाना, इतनी स्लो इनिंग, कहीं ना कहीं कोच की तरफ से अप्रोच तो नहीं है? नहीं, देखिए जरूर होता है कि माइंडसेट हो गया है, हर बॉल को रोकना, अच्छी बॉल को भी रोकना, जरूर ये माइंडसेट की बात है। और कोच क्या कह रहे हैं आपसे, आपकी टीम में कैसा रहा है पहले से ही, पहले मैचेस जो आपने खेले हैं, कैसा माइंडसेट चला आता है, ये टीम में बहुत पुरानों से ही होता है। ये एक्चुअली स्कॉटलैंड में भी देखा, हम देखते हैं। अभी एसोसिएट की हम बात कर लेते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉटलैंड, नामीबिया, यूएई और ओमान, इन जैसी टीमों का जो माइंडसेट है वो काफ़ी चेंज रहता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलते हैं इनके जो प्लेयर्स हैं। बट ये नेपाल पीएनजी वगैरह में नहीं दिखता ज़्यादातर ऐसे मूवमेंट नहीं दिखते कि उन्होंने, और यूएसए ने भी बहुत बदला है अपना खेल, बहुत, वो तो खेल बदल, अग्रेसिव खेलते हैं, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। वो सीखने वाली टीम काफ़ी आगे निकल जाती है, और नहीं सीखती वो पीछे ही रह जाती है। और जिस तरीके से नेपाल का हाल है अभी फिलहाल, इन यंग प्लेयर्स भी अगर इस तरीके का परफॉर्म करेंगे, इतना स्लो खेलेंगे, वनडे क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट बनाकर खेलेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको वनडे क्रिकेट को और थोड़ा सा अच्छी, मैं कह रहा हूँ T20 क्रिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ये गेम यहाँ मत खेलिए T20 का, उसे वहीं जाके खेलिए, पर वनडे को थोड़ा स्पीड से खेलिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसे इतना भी फास्ट कर देंगे कि वो T20 क्रिकेट हो जाए तो जो हश्र है वो आदिल आलम का जो आज विकेट गिरा उसकी तरह होगा। करण केसी ने उतना देने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो भी कैच आउट हो गया। जाहिर सी बात है, करण केसी को आप कहेंगे हमें 60-65 रन मार के दो तो वो नहीं कर सकते। उनका काम है हिटिंग करना, उन्होंने 10-15, 20-25 तक वो हिटिंग करके दे सकते हैं आपको। लेकिन आप उनके जब वो आए थे तब उनके पास 65-70 रन करीब बचे थे, इतने रन तो वो आपको करके दे नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर काम जो ऊपरी बैट्समैन को करना था, साथ देना था, वो देते हुए नजर नहीं आया। इसीलिए
इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आप आरिफ को ऊपर भेजिए, दीपेंद्र को आप नीचे करिए और उनको कम बॉलें दीजिए, तो शायद कुछ बेहतर उनके बल्ले से कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा दीपेंद्र को लेकर। ऐसे नहीं कि आप मैच चले जा रहे हैं, वो सेकंड डाउन आ रहे हैं और वहाँ पर अपना थर्ड डाउन आ रहे हैं और अपना 0-1 रन 5 रन पे वो आउट होके अपना विकेट गंवाते हुए चले जा रहे हैं। बहुत ही पुअर कोचिंग, डेफिनेटली मैं ये पहली बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि बहुत ही पुअर कोचिंग झलकती है, क्लियर झलकती है नेपाल के प्लेयर्स के बॉडी लैंग्वेज में। बहुत ही क्या कहना होगा मैं, अनबेसिक या फिर बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज कैप्टनसी वो क्लियर नजर आती है। टीम को पढ़ने में, सामने वाली टीम को पढ़ने में बहुत ज़्यादा चूकते हैं अगर मैं बात करूँ संदीप और कोच सर। बिल्कुल, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टीम पर ओवरऑल एंड 2 ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से आपको लगता है कि आज का मैच नेपाल हारी है। बिल्कुल, देखिए एक तो बैट्समैन फेलियर रहा है, बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने टीम को रोकने की कोशिश किया। टीम में भी कुछ बात होती है, ऐसा नहीं है कि आप 150 के अंदर रोक देंगे, ऐसा नहीं होता। टीम बॉलर्स ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है। नामीबिया जैसी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने रोक के रखा। जे स्मिथ, डेविड वीजा, गेराल्ड रासमस को उन्होंने सस्ते में आउट कर दिया। तो आप क्या लेंगे इससे? तो बिल्कुल बॉलिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बैट्समैन ने बिल्कुल डिजास्टर्स परफॉर्म किया है। जो उम्मीद थी नेपाल के बैट्समैन से, उसमें खरे उतरे हैं वो, पर अपसेट नहीं किया। ये बड़ी अजीब बात है, जो रेगुलर चीज़ होती है हारना और बहुत बुरी तरह हारना, वो चालू है। अपसेट करते तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अफसोस इसलिए होता है क्योंकि जब लगातार इतने मैचेस देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि 220 रन आप चेस करें। 46 ओवर तक हमने भी ये जो सेकंड इनिंग रही है नेपाल की, इसमें सारे ओवर्स देखे हैं हमने, मैच ओवर 1 से लेकर ओवर 46 तक, एक चीज़, एक बॉल से लेकर एक सेशन देखा किस तरह से मैच घटा। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब आप आउट होते हैं तो वो देख के महसूस होता है कि क्या यार, आप 28-30 वनडे ODI मैचेस खेल चुके हैं, आप लिस्ट ए में कितने गेम्स खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको वनडे क्रिकेट खेलना नहीं आया, 50 ओवर क्रिकेट अभी तक आपको ये बेसिक खेलना नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट आपके यहाँ नहीं हो रहा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। लेकिन बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम का रहा है। प्लेयर्स को खुद को भी अपनी चीज़ों में जिम्मेदारी लेनी होगी। हर चीज़ में किसी और को ब्लेम कर देना कि उनकी वजह से प्लेयर्स नहीं कर रहे, उनकी वजह से प्लेयर्स नहीं कर रहे, ये भी नहीं होता। प्लेयर्स आप खेले भी हैं तो आपको परफॉर्मेंस करने की यहाँ पर जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। उम्मीद करेंगे कि सेकंड मैच में बहुत टफ है, स्कॉटलैंड के खिलाफ है अगला मुकाबला, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। देखना होगा कि वहाँ क्या होता है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कुछ चीज़ें कम से कम आप अगर बेसिक चीज़ें अप्लाई करें तो बेहतर होगा। अब तक हमने हमारे चैनल के थ्रू ही जितनी चीज़ें आज तक बताई हैं, अभी भी इंतज़ार है कि वो 1% से आगे बढ़े, क्योंकि 99% जो चीज़ें अभी तक हमने कोशिश की है बताने की कि टीम क्या करे, वो आज तक अप्लाई हुई ही नहीं है, बेसिक चीज़ें भी नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। अफसोस होता है इस तरह के रिजल्ट्स को देखकर कि आप 220 चेज नहीं कर पा रहे, कभी आप 160 चेज नहीं कर पा रहे।